हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। रिया विप्लव की बात पर हैरान होकर बोली, पागल, ऐसा कौन करता है? अगर किसी को पता चल जाता तो हम बाद में उनकी पिटाई करते ना। विप्लव कुछ सोच कर बोला, हमारे सिलेबस के 3 एग्ज़ाम हो चुके हैं, सिर्फ एक बचा है। आज एग्ज़ाम खत्म और अनमोल ब्रो भी खत्म। तू पागल हो गया है क्या? बॉयफ्रेंड है मेरा, तू उसे मारना चाहते हैं? रिया ने अपनी आंखें बड़ी करके कहा। विप्लव रिया के सिर पर मार कर बोला, अरे पागल, मैं सोच रहा था हमारे एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हम दोनों क्लब चलेंगे, लेकिन विक्की ब्रो को भी ले चलेंगे। ख्याल कैसा है? ख्याल तो काफ़ी अच्छा है, रिया ने सोच कर कहा। विप्लव रिया को हाई फाई देते हुए बोला, तो चल जल्दी से एग्ज़ाम अच्छे से कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम सभी क्लब चलेंगे, सिद्धू को भी लेकर चलेंगे। रिया विप्लव की बात पर अपना सिर हिलाती है और जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद अदिति को उठाकर दोनों अपने साथ ले जाते हैं। शोभित उन तीनों को जाता हुआ देखकर विकल्प से बोला, इन तीनों के दिमाग में क्या चल रहा है, पता लगा कर बताना। विकल्प शोभित की बात पर बोला, क्या चल रहा है? क्या मतलब ब्रो? वापी की आदत है, एग्जाम का प्रेशर जाते हैं तो वो चिल करने के लिए क्लब जाता है, उसी की प्लानिंग कर रहे होंगे। शोभित विकल्प की बात पर उसे घूर कर बोला, अगर वो लोग तुम्हें बुलाते हैं तो तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है और उन तीनों को भी नहीं जाने देना है। विकल्प बस ऊपर ऊपर से अपना सिर हिला देता है। राज अपना ब्रेकफास्ट पूरा करने के बाद मृत्युंजय से बोला, मैं जिस काम के लिए आया था वो हो गया और फाइनल की ट्रॉफी भी हम लोगों ने जीत ली है, तो अब मैं यहाँ से जाना चाहूँगा। मृत्युंजय राज की बात पर बोला, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अपना काम होने के बाद इंसान को दूध में मक्खी की तरह उठा बाहर फेंक दे। तुम कोई भी जॉब करना चाहो तो मुझसे कंसल्ट ले सकते हैं। राज हल्का मुस्कुरा कर बोला, डांस मेरी हॉबी थी जिसे मैंने पूरा किया और अब मुझे आर्मी में जाना है। वैशाली राज की बात पर बोली, तुमको गन चलानी आती है? राज और सभी लोग वैशाली की तरफ देखने लगते हैं। अमृत वैशाली की तरफ देखते हुए बोला, वैशाली चुपचाप अपना नाश्ता करो। वैशाली अमृत को घूर कर बोली, हमारा नाश्ता हो चुका है। अमृत राज की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारा आर्मी में सिलेक्शन हो गया? राज अपना सिर हिलाकर बोला, कश्मीर बॉर्डर पर, मुझे तो बस ज्वाइनिंग में जाना है। महक राज की बात पर बोली, और प्रकृति कहाँ पर रहेगी? डोंट वरी, प्रकृति दीदी इंस्टीट्यूट के हॉस्टल में रहेगी, राज ने जवाब दिया। राज की बात पर महक अपना सिर हिला देती है और राज सबसे इजाज़त लेकर वहाँ से चला जाता है। अनमोल अपना बैग लेकर नीचे आता है और खुद भी यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाता है। सभी लोग अपने अपने काम में निकल जाते हैं। इधर मित्तल मेंशन में कशिश अपना सूट ठीक कर रहा था क्योंकि उसे ऑफिस जाना था। मीरा जाकर कशिश को टाई बांधते हुए बोली, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। कशिश मीरा की तरफ देखते हुए बोला, क्या बात करनी थी? चाचा जी को लेकर मुझे आपसे बात करनी थी, मीरा ने जवाब दिया। कशिश में कंफ्यूज होकर बोला, इन्होंने कुछ किया है क्या? मीरा कशिश की तरफ देखते हुए बोली, आप गुस्सा मत होना, लेकिन मुझे आपसे कुछ कहना था। मैं काफ़ी दिनों से आपसे कहना चाहती थी, लेकिन आप काम में काफ़ी बिजी थे, इसलिए मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। मीरा की बातों पर कशिश इरिटेट होकर बोला, तुम सीधा सीधा बता सकती हो क्या बात है, क्योंकि मुझे ऑफिस जाना है। मीरा कुछ देर शांत रहकर बोली, आपके चाचा जी आपको मारना चाहते हैं। कशिश अपनी आंखें छोटी करके बोला, क्या कहा तुमने? फिर से कहो। मीरा हिम्मत जुटाकर बोली, आपके चाचा जी आपको मारना चाहते हैं और मैंने बस बकवास करने की भी एक हद होती है। मीरा, किसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हो तुम? उनके ऊपर जिन्होंने मुझे अपनी औलाद की तरह पाला। कशिश ने मीरा की बात को बीच में काट कर कहा। मीरा कशिश की तेज आवाज़ पर थोड़ी घबरा कर बोली,
मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझे झूठ बोलने से क्या मिलेगा। कशिश अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, देखो मीरा, मैं हम दोनों के रिश्ते को एक मौका देना चाहता हूँ, सही से उसे रखना चाहता हूँ, तो तुम कुछ भी बकवास करके हम दोनों के बीच में दूरी क्रिएट मत करो। मीरा कशिश को देखते हुए बोली, मुझे किसी पर इल्ज़ाम लगाकर क्या मिलेगा। मैंने जो सुना है मैं वही बता रही हूँ आपको। कशिश मीरा को घूरते हुए बोला, क्या सबूत है तुम्हारे पास जो तुम मेरे पिता समान चाचा जी पर इल्ज़ाम लगा रही हो। मीरा 2 कदम पीछे होकर बोली, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैं बहुत जल्दी सबूत ढूंढ कर निकालूंगी और वो दोषी रहेंगे। तब जाकर तुम्हें सबूत मिलेगा ना। वो निर्दोष है, तुम बेवजह अपने एंटरटेनमेंट के लिए उन पर इल्ज़ाम लगा रही हो। कशिश ने गुस्से में चिल्लाकर कहा। मीरा कशिश की बात पर आंखों में नमी लिए उसकी तरफ देखने लगती है कि वहाँ पर रागिनी और इंद्र आ जाते हैं। इंद्र कशिश को मीरा से दूर करते हुए बोले, क्या हुआ कशिश, तुम क्यों चिल्ला रहे हो मीरा पर। कशिश मीरा को घूरते हुए इंद्र से बोला, पागल हो गई है ये, कुछ भी बकवास करे जा रही है। रागिनी मीरा को संभालते हुए बोली, शांत हो जाओ मीरा, तुम्हें इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कशिश का गुस्सा थोड़ा। मीरा रागिनी से दूर होते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं सुनना है और मुझे कोई बहस भी नहीं करनी है। कशिश गहरी सांस लेकर इंद्र और रागिनी को से बोला, मुझे अपनी बीवी से बात करनी है। इंद्र कशिश के कंधे को थपथपा कर बोले, चिल्लाना मत। कशिश बस अपना सिर हिला देता है तो इंद्र और रागिनी कमरे से बाहर चले जाते हैं। मीरा उन दोनों के जाने के बाद कशिश की तरफ देख कर बोली, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। कशिश अपने कदम मीरा की तरफ बढ़ाते हुए बोला, देखो मीरा, अगर तुम झगड़ा कर चाहती हो तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तुम पर चिल्लाने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए कुछ भी कहने से पहले एक बार सोच लेना, क्योंकि मैं उन दोनों के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकता। मीरा कशिश से दूर होकर बोली, ठीक है तो जाइए। कशिश मीरा को अपनी तरफ खींच लेता है तो मीरा सीधा कशिश के सीने से जा लगती है। कशिश मीरा के सर को थपथपाते हुए बोला, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है और मैं तुम पर चिल्लाया उसके लिए सॉरी। मीरा कशिश की बात का कोई जवाब नहीं देती तो कशिश मीरा के गाल पर किस करके अपना बैग उठाकर कमरे से बाहर चला जाता है। मीरा कुछ देर बाद फ्रेश होकर नीचे आती है तो देखती है इंद्र मेन हॉल में बैठा हुआ था। मीरा इंद्र को एक नज़र देखकर वहां से जाने लगती है, जिस पर इंद्र कहता है, मुझे अच्छे से पता चल गया है मीरा सारंग, तुमने क्या कशिश को बताने की कोशिश की। तो एक बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो, कशिश वही रहेगा जो मैं कहूँ, वही करेगा जो मैं कहूँगा। मीरा पलटकर इंद्र को देखते हुए बोली, तो आप भी अच्छे से याद रखिए चाचा जी, मुझे पता है कि मुझे कैसे अपने पति की रक्षा करनी है। रागिनी किचन से बाहर आते हुए बोली, पति पत्नी किस हिसाब से कह रही हो। तुम्हारी शादी को 7 महीने हो चुके हैं, लेकिन कशिश ने तुम्हें कभी छुआ भी नहीं। मीरा रागिनी की बात पर बोली, शारीरिक संबंध होने से ही कोई रिश्ता नहीं बना होता है चाची जी, दिलों के रिश्ते मायने रखते हैं। इंद्र सोफे से खड़ा होकर मीरा को देखते हुए बोला, खून के रिश्ते भी कुछ होते हैं मीरा सारंग, जो दिलों के रिश्ते से भी ज़्यादा मजबूत होते हैं, और कशिश तुम्हारी बातों पर कभी यकीन नहीं करेगा। मीरा हल्का मुस्कुरा कर बोली, यूँ ही मृत्युंजय सारंग की बहन नहीं हूँ मैं, कुछ तो टैलेंट होगा मुझ में, क्योंकि मैं बहुत जल्दी गिव अप नहीं करती। इसलिए देखते हैं आपका खून का रिश्ता जीतता है या मेरे दिल का रिश्ता। इंद्र मीरा के बात पर चैलेंज तरीके से मुस्कुराकर अपना सिर हिला देता है, जो मीरा वहां से चली जाती है। रागिनी इंद्र की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें कैसे पता चला कि इस लड़की को हमारे बारे में पता चल गया है। इंद्र रागिनी को देखते हुए बोला,
पहले तो नित्या के आने दो, मुझे उसी से बात करनी पड़ेगी। रागिनी कन्फ्यूजन में इंद्र को देखते हुए बोली, तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। मीरा को इस बारे में कुछ नहीं पता था। नित्या ने ही सब कुछ बताया है। मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक किया। इंद्र ने अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद करके कहा। रागिनी इंद्र की बात पर गुस्से से बोली, तो बेवजह लड़की हम सबको कुछ उसके लिए कर रहे हैं और वो हम लोगों को फंसाना चाहती है। इंद्र रागिनी की बात पर बोला, अभी उसे कुछ नहीं पता है, अच्छे से समझाएंगे ना तो समझ जाएगी। तुम्हें ज़्यादा गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। रागिनी इंद्र की बात पर बोली, तुमने ही उसे बिगाड़ कर रखा है। इकलौती औलाद है मेरी, बिगड़ना तो बनता था। इंद्र ने हल्का मुस्कुराकर कहा। रागिनी इंद्र को घूरते हुए बोली, और इसी बिगड़ने के चक्कर में देखना अपने सिर पर जूते रख कर रोओगे। इतना कहकर रागिनी गुस्से में कमरे की तरफ चली जाती है। इंद्र जाती हुई रागिनी को देखकर बोला, इसका गुस्सा बड़ा खतरनाक है, लेकिन मेरी चालाकी से ज़्यादा खतरनाक नहीं। इतना सोचते हुए इंद्र खुद में मुस्कुरा देता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। इधर शाम का वक्त इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम खत्म होते ही विप्लव, अदिति और रिया भागते हुए पार्किंग एरिया में आ जाते हैं। विप्लव गाड़ी की बोनट पर सोते हुए बोला, मेरी ज़िंदगी का सबसे अनोखा दिन है आज, चलो यार पार्टी करते हैं। अदिति विप्लव को देखते हुए बोली, सीनियर ने ज़बरदस्ती मुझे पढ़ाया था, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो होशियार हूँ ना, पेट से कोई होशियार पैदा नहीं होता। विप्लव ने अदिति को घूर कर कहा। अदिति मुंह बनाते हुए बोली, वापी हम लोग जा रहे हैं ना पार्टी करने, वहाँ पर मुझे पिज्ज़ा मोमोज बर्गर चाहिए। विप्लव अदिति के गाल को पकड़कर खींचते हुए बोला, मेरी प्यारी बनी को भूख लगी है, चलो मैं तुम्हें अभी सैंडविच खिलाता हूँ। अदिति विप्लव के हाथ को हटाते हुए बोली, गाल में दर्द करता है, तुम खींच क्यों रहे हो? रिया उन दोनों को देखते हुए बोली, अरे बस करो यार, चलो घर चलते हैं, फिर रेडी होकर निकलेंगे सभी साथ में। कहाँ जाने की प्लानिंग चल रही है तुम लोगों की? पीछे से सुधांशु ने आते हुए कहा। विप्लव सुधांशु के पास जाकर बोला, सिद्ध हम सभी क्लब जा रहे हैं एग्ज़ाम कंप्लीट होने की खुशी में, तुम भी चलोगे हमारे साथ? सुधांशु विप्लव की बात पर बोला, नहीं मुझे क्लासेज अटेंड करनी है, तुम लोग चले जाओ ना। विप्लव सुधांशु को पकड़ कर बोला, इतना पढ़ाई मत कर यार, जवानी में बुढ़ा नजर आएगा, चल थोड़ा सा चिल कर हम लोगों के साथ। इतना कहकर विप्लव सुधांशु को खींचता है तो सुधांशु आ रही नित्या से टकरा जाता है। सुधांशु 2 कदम पीछे होकर बोला, सॉरी। नित्या हल्का मुस्कुरा कर बोली, कोई बात नहीं, तुम लोग कहीं जा रहे हो क्या? अदिति नित्या की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोली, हाँ नित्या दीदी हम लोगों को क्लब जा रहे हैं, आप भी चलोगी हमारे साथ? नित्या कुछ देर सोचकर बोली, कौन कौन जा रहा है? रिया कुछ देर नित्या को देखने के बाद बोली, मैं, वापी, सिद्ध, बिक्कू, आरू और बनी। सुधांशु रिया की बात पर बोला, मैं नहीं जा रहा हूँ, मुझे ज़रूरी काम है। नित्या रिया की तरफ देखते हुए बोली, मैं भी चलूँगी। विप्लव सुधांशु को अप्रोच करते हुए बोला, सिद्धू चल ना यार, तू इतना भाव क्यों खा रहा है? अदिति विप्लव की बात पर बोली, भाव खाने की चीज़ है क्या? पेट भरता उसे खाने से, मुझे भी खाना है। अदिति की बात पर विप्लव उसके सिर पर मार कर बोला, पागल, भाव खाने की चीज़ नहीं होती है, वो एक लैंग्वेज है, तुम ज़्यादा दिमाग चलाना बंद करो। अदिति अपना सिर हिला देती है और जैसे तैसे करके सुधांशु को भी क्लब में ले जाने के प्लान सक्सेसफुल हो ही जाती हैं। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।